नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार भी, जिसमें इस वक्त की बेहद बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है और एनडीए में लगातार फूट के संकेत सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी का जो गठबंधन है एनडीए, इसमें एलजेपी लगातार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है और किसी भी वक्त यहां पर एनडीए के फूट को लेकर के बड़ी खबर सामने आ सकती है। इसी के साथ दोस्तों, खबरों में तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनने वाला है उसकी भूमि पूजन पर लेकर भी यहां पर टीएमसी नेता ने आपत्ति जताई है और इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी से इस्तीफा देने तक की मांग कर दी गई है टीएमसी नेता द्वारा। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं, बिहार की सरकार फेल हो गई है ऐसा मानते हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर, एनडीए में घमासान तेज। चिराग पासवान ने नीतीश के एजेंडे को खारिज किया। समर्थकों से फिर कहा, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। जी हां दोस्तों, बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार एनडीए में छिड़ा घमासान कम होने के बजाय तेज होता जा रहा है। नीतीश कुमार से बेहद नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश के दबाव के सामने नहीं झुकने का खुला ऐलान कर दिया है। अपने समर्थकों के साथ बैठक में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के चुनावी एजेंडे को खारिज कर दिया। चिराग ने अपने समर्थकों को एक बार फिर से कहा है कि वे किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। दरअसल मंगलवार को ही चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के जिला से लेकर प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। एलजेपी के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के रवैये को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को फिर से कहा कि वे किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहें। बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल ही सकता है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी ने बता दिया है कि इस बार का चुनाव में उसका एजेंडा लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश का 15 साल होगा। चिराग ने अपने समर्थकों के साथ बैठक में इस एजेंडे को खारिज कर दिया। उन्होंने नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूछा कि 15 साल बनाम 15 साल का नारा देने वाले बताएं कि बाद के 15 साल में क्या हुआ। क्या नली गली बनाना ही विकास है? अगर बाद के 15 साल में बिहार का विकास हुआ तो शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले बिहार के बच्चों की तादाद क्यों लगातार बढ़ती जा रही है? इलाज के लिए बाहर जाने वालों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? राजस्थान के कोटा जैसे शहर में कई कोचिंग चल रहे हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बिहारी हैं, टीचर बिहारी हैं और कई कोचिंग संचालक भी बिहारी हैं। फिर वे सब बाहर क्यों चले गए? क्यों नहीं पटना बिहार बन गया? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी नेता ने जताई भूमि पूजन पर आपत्ति, कहा पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी खुद इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं, लेकिन कोरोना काल में होने जा रहे इस भव्य कार्यक्रम में पीएम मोदी के शामिल होने पर विपक्ष के कई नेता उन पर जुबानी हमले भी कर रहे हैं। इसी क्रम में टीएमसी नेता इदरिस अली ने कहा कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में भाग लेने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। इस महामारी की स्थिति में सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह की सामूहिक भीड़ को अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्व सांसद और टीएमसी नेता इदरिस अली ने कहा, हम हमेशा प्रधानमंत्री के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को उनके पद का मूल्य नहीं पता है। भारत सभी धर्मों का देश है। पीएम खुद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक पीएम होने के नाते वह राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भूमि पूजन में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही टीएमसी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी को चुनाव से पहले उनके द्वारा किए गए वादों पर काम करना चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इदरिस अली ने अपना हमला जारी रखते हुए आगे कहा, वह भारत के एक बेकार प्रधानमंत्री हैं जो आम लोगों की किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, चाहे वह बेरोजगारी या विमुद्रीकरण की समस्या हो। मुझे लगता है कि मोदी को लंबे भाषण देने बंद कर देना चाहिए और वादों पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अंत में इदरिस अली ने कहा कि हम पूजा करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पीएम को ऐसी सामूहिक सभा में शामिल नहीं होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बकरीद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने रियायत देने से किया मना तो शरद पवार के पास पहुंच गए मुस्लिम विधायक, जाने पूरा मामला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे खुद भी कहते हैं कि गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में है, पर गाहे बगाहे ऐसे उदाहरण सामने आ जाते हैं जिससे इस बात को हवा मिलती है कि सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। बकरीद को लेकर जब मुस्लिम विधायकों की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात न बनी तो अब मुस्लिम विधायक शरद पवार के पास पहुंचे हैं और उम्मीद लगाए हैं कि मुख्यमंत्री ने तो सुनी नहीं, अब शरद पवार से ही उनकी बात बनेगी। महाराष्ट्र में सरकार बने 6 महीने से ऊपर का समय गुजर चुका है। कल उद्धव ठाकरे ने अपना जन्मदिन
मनाया था। एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार की स्टीयरिंग उनके हाथ में है। शिवसेना अपने मुख्यमंत्री और अपनी सरकार की पीठ थपथपाती है, पर यह चर्चा जोरों पर रहती है कि सरकार का असली रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथों में है। बकरीद के त्योहार के लिए मुंबई के मुस्लिम विधायक रियायत की मांग करते हुए पहले मुख्यमंत्री के दरवाजे पर गए। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के चलते रियायत देने से मना किया, तो अब विधायक शरद पवार के दरवाजे पर पहुंचे हैं। एसपी से विधायक अबू आजमी का कहना है कि महाराष्ट्र में जो सरकार है जिसे अबू आजमी समर्थन करते हैं, उस सरकार के मुख्य ऑर्गेनाइजर शरद पवार है। इसी कड़ी में विधायक उनके पास पहुंचे थे। अब सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया है, गाइडलाइन जारी कर दी है, उसके बाद विधायक शरद पवार के पास पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि विधायकों का भी मानना है कि शरद पवार का फैसला मुख्यमंत्री के ऊपर होगा। आपको बता दें, इससे पहले तमाम ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे के मत के विपरीत शरद पवार जो चाहते हैं वह महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में चीनी कंपनी के बिजली मीटर को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर खड़े किए गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर में चीनी कंपनी के बिजली मीटर लगाए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि पवन खेड़ा जी के प्रेस वार्ता अवश्य सुने, किस प्रकार मोदी जी ने डोंग फैंग नाम की चीनी कंपनी को जम्मू एंड कश्मीर में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिया है। इसके माध्यम से यह चीनी कंपनी जम्मू एंड कश्मीर की विद्युत व्यवस्था के साथ कुछ भी कर सकता है। यह कंपनी पूरी तरह से चीनी सरकार को रिपोर्ट करती है। दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट करके इस पूरे मामले में मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, भाजपा के वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने 2017 में इस कंपनी के साथ कोई भी समझौता नहीं करने का कई बार अनुरोध किया था। फिर भी मोदी जी ने इस चीनी कंपनी को जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम सौंप दिया। यह एक और प्रमाण है, भाजपा सरकार और मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है। मोदी जी जवाब दे, चीन के विषय में नहीं देंगे। क्यों? कुछ न कुछ जरूर कारण है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम केयर्स फंड में चीनी की कंपनी द्वारा फंड दिए जाने गुजरात में स्मार्ट सिटी, टेक्सटाइल पार्क सहित तमाम प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों को दिए। खेड़ा ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था, चीनी कंपनियां चाहती हैं कि गुजरात में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की पार्टी की जीत हो। ऐसा होता है तो चीन की कंपनियों को लाभ होगा। इस दौरान पवन खेड़ा ने जम्मू कश्मीर में चीनी बिजली मीटर लगाए जाने को लेकर भी सवाल खड़ा किया, जिसका हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, राष्ट्रपति शासन की मांग की। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार के कारण राज्य में कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए सपा यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि भाजपा सरकार के कारण ही कानून व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ है। सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से कर जब दूसरे कामों में उलझती रहती हैं, तो इस तरह के संकट तो पैदा होते ही रहेंगे। ऐसे में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में अपहरण का 14 वर्षीय बलराम गुप्ता अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए दिए। सपा की मांग है कि सरकार को कम से कम 50 लाख रुपए देने चाहिए। कानपुर में संजीत यादव मामले में भी पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अब तक कानपुर में संजीत यादव का शव बरामद नहीं कर सकी है। यह भाजपा सरकार के लिए कम शर्मनाक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में खटपट, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज, बंगाल अध्यक्ष के भी विरोध में बोले सांसद। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के दौरान भी अलग अलग राज्यों में सियासी सरगर्मियां जारी है। जहां पहले इसी उठापटक में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, वहीं मौजूदा समय में अंदरूनी कलह की वजह से राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पार्टी में अंतर्विरोध की यह कहानी सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। कोरोना काल में भाजपा में भी अलग अलग नेताओं के प्रति विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वहीं सबसे ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का है, जिन्हें फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं की टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है। कोरोना वायरस संक्रमण की शुरुआत होने से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राज्य के अपने विधायकों के साथ मतभेदों का सामना करना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में करीब 100 भाजपा विधायकों ने सीएम योगी से नाराजगी जताते हुए विधानसभा परिसर में ही प्रदर्शन किया था। इन विधायकों का आरोप था कि यूपी में प्रशासन को ही सब कुछ संभालने की
जिम्मेदारी दे दी गई। विधायकों ने यह भी कहा था कि अधिकारी आमतौर पर उनकी सुनते नहीं और न ही उनके दिए सुझावों के आधार पर कोई काम करते हैं। इसे लेकर सीएम योगी के खिलाफ लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में कई विधायकों ने आवाज बुलंद की थी। इसके बाद कोरोना काल के बीच में ही सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठौड़ की फोन कॉल में हुई एक कथित बातचीत लीक हुई थी। इसमें राठौड़ यह कहते पाए गए थे कि प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुनता और किसी व्यक्ति का काम तभी हो सकता है जब वह पंडित या राजपूत हो। उनके इस बातचीत के वायरल होने के बाद यह साफ था कि उत्तर प्रदेश भाजपा में पार्टी विधायकों में ही नेतृत्व के प्रति रोष है। इसके अलावा 27 अप्रैल को राज्य के विधायकों की सीएम से तल्खी तब और साफ हो गई जब अलीगढ़ से भाजपा विधायक दलवीर सिंह ने सीएम की जगह सीधे गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर शहर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ी की शिकायत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के लिए बड़ी खबर, 89 जजों का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 89 जजों का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने इसे स्थानांतरित कर दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार हाईकोर्ट के महानिदेशक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुख सचिव नियुक्ति विभाग को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि परिवार न्यायालय के मोटर कोर्ट क्लेम ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी सहित 89 न्यायाधीशों के निर्णय की सिफारिश की गई है। स्थानांतरण के लिए सिफारिशों की सूची में कालीचरण द्वितीय मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय संभल से चंदौसी, हरिकेश कुमार एडीजे बुलंदशहर से मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय बुलंदशहर, लालता प्रसाद द्वितीय से एडीजे आजमगढ़ मुख्य न्यायाधीश परिवार न्यायालय आजमगढ़, अविनाश सक्सेना एडीजे लखनऊ से मुख्य न्यायाधीश परिवार शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून ने लिया रौद्र रूप, इन इलाकों में अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक, होगा भारी से बहुत भारी बारिश। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर बिहार और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं तेज से बहुत तेज और कहीं कहीं अतिवृष्टि का अनुमान है। इसके साथ ही उत्तरी असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर झारखंड, उत्तर पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती इलाके, उत्तर ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं तेज बारिश होने के आसार हैं। पश्चिम अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेजी गति के साथ हवा चल सकती है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, कोमोरिन क्षेत्र और केरल कर्नाटक तट और लक्षद्वीप मालदीव क्षेत्रों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति के साथ हवा चल सकती है और मौसम के प्रतिकूल रहने का अनुमान है। इसलिए मछुआरों को अगले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में उद्यम नहीं करने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के पर्वतीय हिस्से, सिक्किम, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर तथा बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई स्थानों पर बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में गंगा के तटवर्ती हिस्से, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र और कच्छ तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर तथा हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई या फिर गरज के साथ छींटे पड़े। लक्षद्वीप में मौसम शुष्क रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। 44 साल बाद उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए इन शब्दों को हटाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि 1976 में किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। याचिका में दलील दी गई है कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म राजनीतिक विचार हैं, इन्हें नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता। जनहित याचिका में कहा गया है, राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी होने पर सहमति की अनिवार्य शर्त रखी गई है। याचिका में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A(5) में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को ना तो सेकुलर होने के लिए बाध्य किया जा सकता है और ना ही किसी राजनीतिक दल को सोशलिज्म का विचार मानने के लिए। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जोड़ा गया प्रावधान संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। याचिका में संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने को लेकर हुई बहस और विरोध का जिक्र भी किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान सभा के एक मुख्य सदस्य के टी शाह
टी शाह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़े जाने के पक्ष में थे, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। इसे लेकर संविधान सभा में जोरदार बहस हुई। के.टी. शाह ने 3 मौकों पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़े जाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रस्ताव को संविधान सभा ने खारिज कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अनावश्यक करार दिया था और कहा था कि कोई व्यक्ति सेक्युलर रहना चाहता है या नहीं, इसका फैसला उसे करने देना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा था कि इसे प्रस्तावना में शामिल किया जाना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील बलराम सिंह और करुणेश कुमार शुक्ला और एक समाज सेवी प्रवीश कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2A के जरिए संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाए जाने के लिए उचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए दाखिल की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने बिछाई रणनीतिक बिसात, दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा। जी हां दोस्तों, राजस्थान को सत्ता संघर्ष को लेकर कांग्रेस चौतरफा संघर्ष से घिर गई है। इससे निपटने के लिए पार्टी ने अपने सभी दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है और रणनीति का संचालन स्वयं सोनिया गांधी कर रही हैं। भाजपा, बसपा, राज्यपाल और कानूनी लड़ाई के लिए पार्टी ने अलग अलग टीम तैनात की है। कानूनी मसलों से निपटने की जिम्मेदारी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, अश्विनी कुमार और विवेक तनखा को सौंपी गई है। राज्यपाल से निपटने की रणनीति बनाने का काम पूर्व गृह मंत्री और कानून विशेषज्ञ पी चिदम्बरम देख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्रा जिस तरह गहलोत सरकार के सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब चिदम्बरम की सलाह से तैयार किए जा रहे हैं। भाजपा और बसपा से कांग्रेस राजनीतिक तौर पर निपटना चाहती है, जिसके लिए अहमद पटेल, प्रियंका गांधी, अजय माकन, अशोक गहलोत, के.सी. वेणुगोपाल, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला को सोनिया ने मैदान में उतार दिया है। पार्टी सूत्रों अहमद पटेल इस मामले पर जहां दूसरे दलों से चर्चा कर रहे हैं, तो सुरजेवाला, माकन पार्टी प्रवक्ताओं को साथ लेकर मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पार्टी का पक्ष रखने के प्रयास में जुटे हैं। दरअसल कांग्रेस अमित शाह मोदी की जोड़ी को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अरुणाचल, गोवा और मध्य प्रदेश के खेल की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं होने देगी, चाहे उसे कोई कीमत क्यों न चुकानी पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या मायावती का राजनीतिक एजेंडा हो रहा है शिफ्ट? सत्ता पक्ष की बजाय विपक्ष पर बोल रही हमला। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती का एक छोटा सा बयान बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती दलितों के कल्याण का मुद्दा उठाकर फिलहाल कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रही हैं। लोगों को रोहित वेमुला केस याद होगा। कैसे मायावती ने रोहित वेमुला की आत्महत्या पर केंद्र सरकार को इस तरह घेरा था कि सफाई में तत्कालीन मादन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कहना पड़ा था, अगर मायावती जी मेरे जवाब में संतुष्ट नहीं होती हैं तो मैं अपना सिर काटकर आपके चरणों में रख दूंगी। लेकिन अब वही मायावती हैं जो सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना से ज्यादा विपक्षी दलों पर हमला बोल रही हैं। उनके निशाने पर खास तौर से कांग्रेस पार्टी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 3 मेट्रो से लेकर होटल खोलने तक की तैयारी में दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, राजधानी में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अनलॉक 3 में कई सारे बंद पड़े व्यापार और मेट्रो को खुलवाने की तैयारी में। दिल्ली में मेट्रो, होटल, जिम आदि अभी बंद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 महीने खोलने की अनुमति नहीं दी थी, मगर दिल्ली सरकार अब अनलॉक 3 में सब कुछ खोलने को तैयार है। सरकार चाहती है कि सख्त नियमों के साथ दिल्ली में सभी मामलों में छूट दी जाए। दिल्ली सरकार इस मामले में केंद्र के कदम का इंतजार कर रही है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली 1.5 महीने में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या में दूसरे से 10वें नंबर पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नौकरी छीन ली, पूंजी हड़प ली, बीमारी भी नहीं रोक पाए, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि नौकरी छीन ली और बीमारी रोक नहीं पाए, मगर वो शानदार सपने दिखाते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में कहा कि नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाए, मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। राहुल ने उस खबर का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें कोरोना संकट की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने भविष्य निधि पीएफ में कुल 30,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लाखों लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों को अपने पीएफ का कुछ हिस्सा एडवांस निकालने की सुविधा दी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जुलाई तक करीब 80 लाख सब्सक्राइबर्स ने ईपीएफओ से 30,000 करोड़ का फंड निकाल लिया
किया है। EPFO करीब 10 लाख करोड़ का फंड मैनेज करता है और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या करीब 6 करोड़ है। इससे पहले आज ही एक और ट्वीट के जरिए भी राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बयान को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने विलफुल डिफॉल्टर्स को बचाने का काम किया। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की हाल ही में एक किताब आई है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मोदी सरकार लोन न चुकाने वालों पर नरमी बरत रही थी और RBI को भी नरमी बरतने का निर्देश दिया गया था। इसी पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि वह बैंकिंग सिस्टम को साफ करने में लगे थे, लेकिन उसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। क्योंकि पीएम मोदी लोन नहीं चुकाने वालों पर एक्शन नहीं लेना चाहते थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।